हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। हम सीआरपीसी पढ़ रहे थे और आज हम आ गए हैं सीआरपीसी में चैप्टर नंबर 13 पे। तो आइए शुरू करते हैं सीआरपीसी। इसमें हमें सेक्शन नंबर 177 में बता रखा है ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। इसमें जुरिसडिक्शन के बारे में बता रखा है कि जो भी ऑफेंस होगा, है ना, जो भी ऑफेंस होगा वो इंक्वायर किया जाएगा या फिर ट्राइड किया जाएगा जहाँ पे कोर्ट का लोकल जुरिसडिक्शन है, जहाँ पे वो ऑफेंस कमिट किया गया है ना, वो वहाँ पे उस कोर्ट का जुरिसडिक्शन है, तो वहाँ पे ही वो ट्राई कर लिया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन में दे रखा है प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। तो इसमें बता रखा है कि जब ऑफेंस जो है अनसर्टेन है और वो सेवरल लोकल एरिया में कमिट हुआ है। बी में हमें बता रखा है कि ऑफेंस जो है वो पार्टली एक लोकल एरिया में कमिट हुआ है और पार्टली दूसरे लोकल एरिया में कमिट हुआ है। सी में हमें बता रखा है कि जो ऑफेंस है वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस है और वो कंटिन्यू रहता है बहुत सारे लोकल एरियाज़ में। या फिर कोई डी में हमें बता रखा है कि कोई ऑफेंस है जो कि सेवरल एक्ट हैं उसमें, और क्या कहते हैं, डिफरेंट लोकल एरियाज़ उसमें आते हैं। तो ये सब जो हैं कहीं भी, तो ये सब जिस भी जहाँ पे भी कोर्ट का जुरिडिक्शन है, जिस भी लोकल एरिया में, उस लोकल एरिया में वो उनका ट्रायल चलाया जाएगा। अगर मान लीजिए कि वो अनसर्टेन है, अगर मान लीजिए कि वो अनसर्टेन है तो अनसर्टेन और जिस भी लोकल एरिया में वो कमिट किया गया है तो वो उसी लोकल एरिया में कमिट किया जाएगा। बी में हमें दे रखा है कि बी में के जहाँ पे भी ऑफेंस अगर कमिट किया गया, जैसे मान लीजिए कोई ऑफेंस एक एरिया में इस एरिया में कमिट करा गया और दूसरा ऑफेंस इसी से रिलेटेड इस एरिया में कमिट किया गया। या फिर इसे हम एक दूसरे एग्जांपल से समझ सकते हैं, ट्रेन के एग्जांपल से। मान लीजिए कोई ए पर्सन जो है ट्रेन में बैठा और ट्रेन में बैठने के बाद उसने क्या कहते हैं किसी पर्सन से लिफ्ट ली और लिफ्ट लेने के बाद उसने कहा कि मेरे को दिल्ली छोड़ दीजिए, मगर जिसकी भी वो गाड़ी में बैठा था उसने उसे दिल्ली नहीं छोड़ा और वो उसे आगे तक ले गया, हरियाणा तक। तो जो ए पर्सन है वो ए पर्सन दिल्ली में भी केस कर सकता है, हरियाणा में भी केस कर सकता है, जहाँ पे कोर्ट का लोकल जुरिडिक्शन है वहाँ पे वो केस कर सकता है। अच्छा, तो हमें सेक्शन 179 में हमें दे रखा है कि जहाँ पे भी ऑफेंस अगर क्या कहते हैं ऑफेंस ट्राइबल वेयर एक्ट इज़ डन एंड कॉन्सिक्वेंस एंश्यूज का मतलब होता है फलस्वरूप के एक्ट हुआ और एक्ट होने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंस जहाँ पे हुआ, है ना। तो इसमें हमें बता रखा है कि अगर मान लीजिए जहाँ पे एक्ट हुआ वहाँ पे भी केस आप फाइल कर सकते हैं और जहाँ पे उसका कॉन्सिक्वेंस आया वहाँ पे भी आप केस फाइल कर सकते हैं। इसमें हमें बता रखा है कि इसमें जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, व्हेन एक्ट इज़ एन ऑफेंस बाय रीज़न ऑफ एनीथिंग विच हैज़ बीन डन एंड ऑफ कॉन्सिक्वेंस विच हैज़ बीन एंश्योर्ड, कि जहाँ पे वो एक्ट हुआ है एंड उसका जो कॉन्सिक्वेंस हुआ है फलस्वरूप, है ना। तो ऑफेंस में बी इंक्वायर्ड और ट्राइड बाय कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिडिक्शन सच हैज़ बीन डन एंड कॉन्सिक्वेंस हैज़ एंश्योर्ड, के वो जो केस है, जो ऑफेंस हुआ है उसका जो केस है, हम वहाँ पे भी कर सकते हैं जहाँ पे वो ऑफेंस हुआ था, या फिर उसका जो कॉन्सिक्वेंस आया था, है ना, उसके उसके लिए भी हम वहाँ पे केस कर सकते हैं। तो हमें सेक्शन 180 में दे रखा है कि जहाँ पे भी कोई ऑफेंस एक्ट हुआ है, या जहाँ पे भी वो ऑफेंस हुआ है, या फिर जिस भी उसके या फिर कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है कि उसके रिलेशन में जो एक्ट है वो भी एक ऑफेंस है, तो वो ऑफेंस क्या कहते हैं वहाँ पे ट्राई किया जाएगा जहाँ पे कोर्ट का लोकल जुरिडिक्शन है, या फिर जहाँ पे वो एक्ट हुआ है वहाँ पे वो उसको ट्राई किया जाएगा। ठीक है। तो सेक्शन नंबर 181 में हमें दे रखा है कि प्लेस ऑफ ट्रायल इन केस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, के जहाँ पे सर्टेन ऑफेंसेस होंगे उनका प्लेस ऑफ ट्रायल क्या होगा। तो जहाँ पे भी ठग होगा या मर्डर होगा, या मर्डर विद डकॉइटी, या मर्डर या डकॉइटी, या डकॉइटी विद मर्डर है, तो ये जो होंगे ये वहाँ पे हो सकते हैं जहाँ पे ये कमिट किए गए हैं, या फिर
वहाँ पे होंगे जहाँ पे लोकल लोकल कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन है। सेकंड में हमें दे रखा है कि किडनैपिंग और एबडक्शन के में क्या होगा कि जहाँ पे वो पर्सन किडनैप किया गया है, एबडक्ट किया गया है, वहाँ पे केस लाया जा सकता है, या फिर जहाँ पे वो कन्वेड या कंसील्ड किया गया था या डिटेन किया गया था, तो वहाँ पे भी केस लाया जा सकता है। थर्ड में हमें थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी के बारे में बताया गया है कि जहाँ पे भी थेफ्ट, एक्सटॉर्शन या रॉबरी हुई है ना, ऑफेंस जहाँ पे हुआ है वहाँ पे केस लाया जा सकता है। और जहाँ पे भी ये प्रॉपर्टी इसकी रखी गई थी, जहाँ पे भी पर एनी पर्सन हु रिसीव्ड और रिटेन सच प्रॉपर्टी, है ना, तो वहाँ पे भी ये केस वहाँ पे केस किया जा सकता है। फोर्थ में हमें बता रखा है क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में, कि जहाँ पे क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है वहाँ पे उसको उसके ऊपर केस किया जा सकता है, या फिर जहाँ पे भी वो ऑफेंस वाज रिसीव्ड और रिटेन्ड, है ना, या फिर जिस भी प्रॉपर्टी पे वो ऑफेंस रिसीव या रिटेन्ड किया गया है, या फिर जो भी प्रॉपर्टी थी जहाँ पे वो रिटर्न की गई है अक्यूज पर्सन द्वारा, तो वहाँ पे भी वो क्या कहते हैं, वहाँ पे भी केस लाया जा सकता है। तो हमें फिफ्थ क्लॉज में दे रखा है कि जहाँ पे भी जो क्या कहते हैं केस है पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो जहाँ पे वो स्टोलन, जहाँ पे भी कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन है, जहाँ पे वो ऑफेंस हुआ है वहाँ पे किया जा सकता है, या फिर जहाँ पे वो स्टोलन प्रॉपर्टी पोजेशन में है पर्सन के, जहाँ पे भी वो पर्सन ने रिटेन किया है उस प्रॉपर्टी को, तो वहाँ पे भी केस लाया जा सकता है। 182 में हमें बता रखा है ऑफेंसेस कमिटेड बाय लेटर द्वारा जो ऑफेंस कमिट किए जाते हैं उनका केस कहाँ चलाया जाएगा। तो इसमें हमें बता रखा है कि ऑफेंस जो इंक्लूड करते हैं चीटिंग को, ठीक है, और चीटिंग की गई है किसी लेटर या टेली कम्युनिकेशन मैसेज द्वारा, तो जहाँ पे भी वो लेटर या मैसेज भेजे गए थे, जहाँ पे वो सेंड किए गए हैं और रिसीव किए गए हैं, दोनों जगह में से भी किसी भी एक जगह पे केस लाया जा सकता है। और जहाँ पे ऑफेंस जो है चीटिंग और डिसऑनेस्टली डिलीवरी करवाई जा रही है किसी से, चीटिंग द्वारा और डिसऑनेस्टली डिलीवरी कराई जा रही है किसी पर्सन से प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे भी वो केस किया जा सकता है जहाँ पे ये ऑफेंस कमिट हुआ है, या फिर जहाँ पे उस पर्सन ने उस प्रॉपर्टी को डिलीवर किया है उस जगह पे केस किया जा सकता है, या फिर उस पर्सन ने, एक्यूज्ड पर्सन ने प्रॉपर्टी को रिसीव किया है तो वहाँ पे भी वो केस किया जा सकता है। और जहाँ तक और सेकंड क्लॉज में हमें बता रखा है कि जहाँ पे 494 और 495 आईपीसी की बात है, तो जहाँ पे वो केस कमिट हुआ है वहाँ पे किया जा सकता है, या फिर जहाँ पे ऑफेंडर लास्ट रिसाइड किया था अपने स्पाउस के साथ फर्स्ट में फर्स्ट मैरिज में, तो वो वहाँ पे भी केस किया जा सकता है। तो हमें सेक्शन 183 में बताया गया है ऑफेंस कमिटेड ऑन जर्नी और वोयाज के, जर्नी और वोयाज में अगर कोई ऑफेंस कमिट हो गया है तो उसका केस कहाँ लाया जाएगा। तो अगर कोई ऑफेंस कमिट किया गया है किसी पर्सन द्वारा और वो जर्नी और वोयाज पे था, तो जहाँ पे भी जिस जिस लोकल एरिया में वो जर्नी और वोयाज कर रहा है, तो उनमें से किसी भी लोकल एरिया में केस लाया जा सकता है, ठीक है। सेक्शन 184 में, तो सेक्शन 184 में हमें बता रखा है कि जहाँ पे भी ऑफेंस कमिट किया गया है किसी पर्सन द्वारा और वो चार्ज किया गया है 200, तो वो जहाँ पे भी पर्सन द्वारा ऑफेंस कमिट किया गया है और वो चार्ज किया गया है ना, और वो चार्ज क्या है 219, 220 और 221 जो हम अभी आगे पढ़ेंगे उनके वर्च्यू में है, तो उनको क्या कहते हैं एक ही ट्रायल में लाया जा सकता है। और जहाँ पे 223 है बी में हमें बता रखा है कि ऑफेंस कमिट किया गया सेवरल पर्सन द्वारा, तो उन्हें 223 के वर्च्यू में लाएंगे। और इसमें जो है ऑफेंसेस में बी इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड बाय कोर्ट कॉम्पिटेंट टू इंक्वायर, तो जो ऑफेंस होंगे वो इंक्वायर और ट्राई किए जाएंगे जो उस कोर्ट द्वारा जो कॉम्पिटेंट टू ट्राई है। तो 185 में हमें बता रखा है कि पावर टू ऑर्डर केसेस टू बी ट्राइड इन डिफरेंट सेशन डिवीजन के पावर कर क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो जो है केस को किसी डिफरेंट सेशन डिवीज़न में भी ट्राई करवाया जा सकता है, और इसका जो ऑर्डर होगा वो सुप्रीम कोर्ट के या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या हाई कोर्ट के किसी
ऑर्डर किसी डायरेक्शन के विरोध में नहीं होना चाहिए। अगर वो विरोध में होगा तो वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो हमें सेक्शन 186 में दे रखा है हाई कोर्ट टू डिसाइड इन केस ऑफ डाउट कि अगर हाई इसमें दे रखा है कि हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि अगर मान लीजिए कि दो कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है एक ही सेम केस का, और क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सी कोर्ट अब इस पर ट्राई करेगी, है ना, कौन सी कोर्ट ट्राई करेगी। तो अगर को इसमें ए में दे रखा है कि अगर कोर्ट जो है हाई कोर्ट, दोनों कोर्ट जो है सबऑर्डिनेट है हाई कोर्ट के, तो हाई कोर्ट ट्राई करेगी। और अगर दोनों कोर्ट सबऑर्डिनेट नहीं है हाई कोर्ट के, तो हाई कोर्ट क्या कहते हैं, ट्राई करेगी जिसकी लोकल ज्यूरिडिक्शन में वो केस आया है। और जब हाई कोर्ट ट्राई करेगी तो जितनी भी पहले की प्रोसीडिंग थी वो डिसकंटिन्यू हो जाएंगी। तो हमें 187 में हमें दे रखा है कि पावर टू इशू समन और वारंट फॉर ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड लोकल ज्यूरिडिक्शन। तो इसमें बता रखा है कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को लगता है कि किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस करा है जो कि उसकी ज्यूरिडिक्शन में नहीं है, वो विद इन इंडिया है, विद आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है। तो वो उसे इंक्वायर या ट्रायल करेगा जहाँ पे जैसे कि उसकी जुरिडिक्शन है वैसे ही उसे इंक्वायर या ट्राई करेगा। और मजिस्ट्रेट में इंक्वायर इनटू द ऑफेंस एज इफ इट हैड बीन कमिटेड विद इन सच लोकल ज्यूरिडिक्शन। तो वो ऐसे ही उसे इंक्वायर और ट्राई करेगा जैसे कि उसकी लोकल ज्यूरिडिक्शन में वो केस हुआ है। और वो कंपेल कर सकता है किसी भी पर्सन को कि वो उसके सामने अपीयर हो। और क्या कहते हैं, इसके लिए वो उससे बॉन्ड भी भरवा सकता है। अगर क्या कहते हैं जो ऑफेंस किया गया है वो पनिशेबल, वो क्या कहते हैं वो ऑफेंस जो है डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल नहीं है, तो क्या कहते हैं मजिस्ट्रेट उससे मजिस्ट्रेट से वो बेल लेके बॉन्ड उससे भरवा सकता है उसकी अपीयरेंस के लिए। सेकंड क्लॉज में हमें दे रखा है कि अगर मजिस्ट्रेट एक से ज़्यादा हैं और उनके पास ज्यूरिडिक्शन है ना, तो और उनके पास ज्यूरिडिक्शन एंड सेक्शन अंडर दिस सेक्शन एंड कैन नॉट सेटिस्फाई हिमसेल्फ, है ना, तो जो सच पर्सन को अपीयर करने के लिए कह दिया जाएगा और जो डिसाइड किया जाएगा फिर वो हाई कोर्ट द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा मजिस्ट्रेट इसकी ज्यूरिडिक्शन लेगा। तो सेक्शन 188 में हमें बता रखा है ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया के, जब ऑफेंस आउटसाइड इंडिया कमिट किए जाएंगे, या तो ए में हमें बता रखा है कि या तो किसी सिटीज़न ऑफ इंडिया द्वारा किए गए हों वो ऑफेंस, हाई सीज या हाई सी वो होता है कि जो अ, समुद्र, मान लीजिए जो समुद्र होता है दो जो 200 नॉटिकल माइल होता है वहाँ तक हमारा एरिया माना जाता है, कंट्री का एरिया माना जाता है, उसके बाद वो हाई सीज उसे कहा जाता है। वहाँ पे किसी भी देश का ज्यूरिडिक्शन नहीं होता है। तो किसी सिटीज़न ऑफ इंडिया ने करा है हाई सीज में या फिर कहीं और किसी ऐसे पर्सन ने करा है जो कि सिटीज़न नहीं है मगर वो जो शिप या एयरक्राफ्ट पे जो उनने करा है ऑफेंस, वो जो शिप या एयरक्राफ्ट है वो इंडिया में रजिस्टर है, तो उसे ऐसे डील किया जाएगा जैसे कि उसने भारत में ही वो ऑफेंस किया है। तो सेक्शन 189 में हमें बता रखा है कि रिसीप्ट ऑफ एविडेंस रिलेटिंग टू ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। तो एविडेंस का रिसीप्ट लिया जाएगा इसमें जो ऑफेंस कमिट किए गए हैं भारत से बाहर। तो किसी ने कोई ऑफेंस कर दिया है जो कि किसी ऑफेंस कमिट किया है जो कि इंडिया की टेरिटरी में नहीं है ना, और वो ट्राई किया गया है सेक्शन 188 के अंदर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है तो वो उसकी जो कॉपी है, जो भी उन्होंने बयान दिए हैं उसकी कॉपियाँ किसी भी जुडिशल ऑफिसर या फिर उस डिप्लोमेटिक ऑफिसर को देगी जिस भी डिप्लोमेटिक ऑफिसर में उस डिप्लोमेटिक ऑफिसर का उस एरिया में जुरिडिक्शन है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे डिपोजिशन दे देगी। तो सेक्शन 190 में हमें बता रखा है कि कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट के मजिस्ट्रेट जो हैं किन किन ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकते हैं। ये हमारा नया चैप्टर शुरू हो गया, चैप्टर नंबर 14, कंडीशन रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग। ठीक है, तो इसमें 190 में हमें बता रखा है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास किसी भी
किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकते हैं। ए में हमें बता रखा है कि वो कंप्लेन पे आया हो, या फिर बी में बता रखा है कि वो पुलिस रिपोर्ट पे आया हो। ए जो कंप्लेन है वो हमें 200 में दे रखी है, और पुलिस रिपोर्ट हमने पढ़ा था 173 क्लॉज 2 में हमें पुलिस रिपोर्ट दे रखी है। सी में हमें बता रखा है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन मिली है जो कि पुलिस ऑफिसर द्वारा नहीं है ना, तो सीजीएम क्या कहते हैं, किसी भी जेएम जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को एम्पावर कर सकता है कि वो ट्राई करे इस केस को। ये 191 में हमें बता रखा है ट्रांसफ़र ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्यूज्ड, कि अगर एक्यूज्ड के अगर क्या कहते हैं मजिस्ट्रेट ने कोई कॉग्निजेंस लिया है 190 के अंदर, है ना, तो अक्यूज़्ड को इन्फॉर्म किया जाएगा बिना उसके एविडेंस देने से पहले, के एविडेंस देने से पहले एक्यूज़्ड को इन्फॉर्म किया जाएगा कि वो एंटाइटल है, कि अगर वो चाहे तो ये केस जो है किसी और मजिस्ट्रेट द्वारा भी ट्राई किया जा सकता है। और अगर एक्यूज़्ड एप्लीकेशन दे देता है तो केस को क्या कहते हैं ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा उस मजिस्ट्रेट को। ठीक है। तो सेक्शन 192 में हमें बता रखा है मेकिंग ओवर, कि अगर क्या कहते हैं सीजीएम ने, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया किसी केस का, और कॉग्निजेंस लेने के बाद उसे लगता है कि वो जो केस है वो मेक ओवर, क्या कहते हैं, कॉग्निजेंस लेने के बाद वो मेक ओवर कर सकता है इंक्वायरी और ट्रायल के लिए किसी भी कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को जो कि उससे सबऑर्डिनेट है। क्लॉज 2 में हमें बता रखा है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है जो कि एम्पावर किया गया था सीजीएम द्वारा, है ना, तो वो सीजीएम के स्पेशल या फिर जनरल ऑर्डर द्वारा बता सकता है सीजीएम उस जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को कि आप क्या कहते हैं किसी भी कॉम्पिटेंट जज को ये केस मेक ओवर कर सकते हैं। सेक्शन 193 में हमें बता रखा है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट ऑफ सेशन, कि कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा कौन कौन से केस लिए जाएंगे। तो इसमें बता रखा है कि कोर्ट ऑफ सेशन कोई भी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का केस नहीं लेगा अनलेस द केस हैज़ बिन कमिटेड टू इट बाय मजिस्ट्रेट, कि जो भी कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का केस नहीं लेगा। कोर्ट ऑफ सेशन जो है सिर्फ कमिटल के केस उसमें आएंगे। तो सेक्शन 197 में हमें बता रखा है प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट। तो जज और पब्लिक सर्वेंट को कब प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, कि अगर कोई मान लीजिए जज है, मजिस्ट्रेट है या पब्लिक सर्वेंट है, और वो उसे रिमूव नहीं किया जा सकता आसानी से, या फिर वो किसी सेंशन की, गवर्नमेंट की सेंशन द्वारा सेव किया गया है, तो कोई कोर्ट उसका कॉग्निजेंस नहीं लेगी अनलेस कि अगर वो यूनियन का है एम्प्लॉय तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे सेंक्शन देगी, और स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो स्टेट गवर्नमेंट उसे सैंक्शन देगी, तो ही उस पे केस चलाया जाएगा। और इसमें एक्सप्लेनेशन में बता रखा है कि मॉडेस्टी ऑफ वुमेन से रिलेटेड जो भी मैटर है, अगर वो किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा किए जाते हैं तो किसी भी सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो सेक्शन 198 में हमें बता रखा है प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज। तो इसमें हमें के बता रखा है कि नो कोर्ट, के कोई भी कोर्ट जो है इसमें कॉग्निजेंस नहीं लेगी चैप्टर 20 में। चैप्टर 20 हमारा एडल्ट्री से रिलेटेड है, एक्सेप्ट के कंप्लेन करी गई है एग्रीव्ड पर्सन द्वारा। और अगर इसमें हमें बता रखा है कि अगर एग्रीव पर्सन जो है वो 18 साल से कम का है, ईडियट है, लुनेटिक है, या फिर किसी बीमारी के कारण वो कंप्लेन नहीं कर पा रहा है, और या फिर कोई वुमेन है जो कि लोकल कस्टम या मैनर द्वारा वो पब्लिक में अपीयर नहीं हो सकती है, तो वो किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं जो कि कंप्लेन करेगा उनके उनके लिए। बी में हमें बता रखा है कि हस्बैंड जो है वो आर्म्ड फोर्सेस में है और उसे क्या कहते हैं कमांडिंग ऑफिसर से छुट्टी नहीं मिली है, तो हस्बैंड क्या कहते हैं किसी पर्सन को ऑथराइज्ड कर सकता है जो कि कंप्लेन करे। और हमें सी में हमें बता रखा है कि जो भी पर्सन एग्रीव्ड है उस पर 494 और 495 के अंदर जो भी पर्सन एग्रीव्ड है वो वाइफ है,
तो कंप्लेन क्या कहते हैं, उसके फादर, मदर, भाई, बहन या फिर उसके जो भी ब्लड से रिलेटेड जो भी हैं वो क्या कहते हैं उसके बिहाफ पे कंप्लेन कर सकते हैं। और इसमें आगे बता रखा है कि नो पर्सन अदर देन हस्बैंड ऑफ वुमेन शेल डीम टू बी एग्रीव्ड, है ना। तो इसमें क्या कहते हैं 497 और 498 में क्या कहते हैं हस्बैंड को माना जाता है ना, हमने आईपीसी में पढ़ा था एडल्ट्री, तो इसमें हस्बैंड को एग्रीव्ड पार्टी माना जाता है। और इसके प्रोवाइडेड में दे रखा है कि इन एब्सेंस ऑफ हस्बैंड, है ना, अगर पर हस्बैंड के एब्सेंस में है तो वो पर्सन क्या कहते हैं कंप्लेन करेगा, जो कि वुमेन की केयर में है वो कंप्लेन कर सकता है। सेक्शन 198 ए में हमारे को दे रखा है कि ये हमारा 198 ए 498 ए से पूरा रिलेटेड है। और इसमें दे रखा है कि कोर्ट क्या कहते हैं इसमें सिर्फ पुलिस रिपोर्ट में ही कॉग्निजेंस लेगी केस का। और क्या कहते हैं जो एग्रीव्ड पर्सन होगा, है ना, वो एग्रीव्ड पर्सन क्या कहते हैं उसका जो एग्रीव्ड पर्सन है वो उसका फादर, मदर, भाई या फिर जो भी उससे ब्लड से रिलेटेड है या मैरिज या एडॉप्शन से रिलेटेड है वो ही कंप्लेन कर सकते हैं, और कोई और पर्सन है कंप्लेन नहीं कर सकता या फिर वो एग्रीव्ड पर्सन नहीं कहलाया जाएगा। 199 में हमें बता रखा है प्रोसिक्यूशन फॉर डेफमेशन। तो इसमें क्या कहते हैं हमने पढ़ा था कि सेशन कोर्ट क्या कहते हैं सेशन कोर्ट क्या कहते हैं सिर्फ कमिटल का ही केस लेगी 193 में। मगर इसमें बता रखा है कि अगर डिग्नेटरीज जो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर जो होते हैं, जैसे अगर उनके ऊपर अगर कोई डेफेमेशन का केस है तो कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट उस केस को ले सकती है। ठीक है। और इसमें प्रोवाइडेड में हमें बता रखा है 1 के प्रोवाइडेड में कि प्रोवाइडेड सच पर्सन इज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, ईडेड, ल्यूनेटिक या सिकनेस और इन्फर्मिटी एंड अनेबल टू मेक अ कंप्लेन, कि अगर कोई पर्सन जो है 18 साल से कम का है, ईडियट है, ल्यूनेटिक है या फिर किसी बीमारी के कारण वो कंप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या कहते हैं किसी पर्सन या फिर कोई वुमेन है जो कि लोकल कस्टमर या मैनर के द्वारा वो कंप्लेन नहीं कर पा रही है, तो इसमें क्या कहते हैं वो कंप्लेन कर सकती है किसी पर्सन को ऑथराइज करके, वो कंप्लेन कर सकती है कोई सम अदर पर्सन को। और सेकंड में हमें बता रखा है कि जो चैप्टर 21 है आईपीसी का, ठीक, उसके अंदर कोई ऑफेंस हुआ है और वो ऑफेंस क्या कहते हैं किसी प्रेसिडेंट, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी हमारे ऑफिशियल डिग्नेटरीज हैं, या फिर पब्लिक एम्प्लॉय है कोई, और या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट है जो कि एम्प्लॉयड है जो उसका जो कनेक्शन है वो अफेयर्स जो यूनियन और स्टेट अफेयर से रिलेटेड है, तो इन केसों को डायरेक्ट क्या कहते हैं कोर्ट ऑफ सेशन अपने कॉग्निजेंस में लेगी। ठीक है। तो फिफ्थ में हमें बता रखा है कि कोर्ट ऑफ सेशन क्या कहते हैं तब केस नहीं लेगी अगर कंप्लेन क्या कहते हैं 6 महीने बाद करी जा रही है जब ऑफेंस कमिट किया गया था। तो अगर ऑफेंस कमिट किया गया है तो आप उसके 6 महीने के अंदर अंदर तक 6 महीने के अंदर अंदर तक कंप्लेन कर सकते हैं। अगर उसके बाद अगर आप कंप्लेन करेंगे तो कोर्ट ऑफ सेशन क्या कहते हैं उसका कॉग्निजेंस नहीं लेगी। तो ये नेक्स्ट चैप्टर कंप्लेन वाला चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आप मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ये इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।